जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। इसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहले जो है प्रश्न नंबर 1 से 5 तक जो है इस गद्यांश से पढ़कर देना होगा। तो देखिए, आइए हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो देखिए, इस गद्यांश में क्या लिखा है। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घर में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नौ स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार बी.एन. रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाव अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मोरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो पढ़ने के बाद देखिए क्या हुआ। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है पढ़ने के बाद। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आग फिल्म की कथा आधारित थी बच्चों पर, महिलाओं पर, नौजवानों पर, सैनिकों पर। तो देखिए, इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा तो नौजवानों पर, क्योंकि देखिए ये क्या दिया है इसमें कि ते सोचा नहीं था कि 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में आकर एक क्रांति ले आएगा। तो किस पर आधारित थी? नौजवान पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नौजवान, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष हुआ। 1948 में हुआ या कौन नहीं जानता, उसमें साफ साफ दिए रखा था 1948। 1948 में आग नामक फिल्म का प्रदर्शन हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। इनमें से कौन सा आग फिल्म की नायिका नहीं है। तो देखिए, निगार सुल्ताना थी, निगार सुल्ताना, मधुबाला, नरगिस, कौशल, कामिनी कौशल। निगार सुल्ताना थी, नरगिस थी, कौशल, कामिनी थी। तो देखिए कौन बचा। मधुबाला जी नहीं थी, मधुबाला जी इनकी नायिका नहीं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म पर पड़ा। सुहाग का एक दिन, सुहाग का दिन, आवारा, सत्यम शिवम सुंदरम, श्री 420। तो देखिए किस पर पढ़ा। सत्यम शिवम सुंदरम और मेरा नाम जोकर पर, जो कि मेरा नाम जोकर नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम इस ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है कि आग के प्रदर्शन के लिए राज कपूर की उम्र क्या थी। 23 साल थी, उसी में दिया रखा है 23 साल। 23 साल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। मगही किस किस उपभाषा की बोली है। किस उपभाषा की बोली है। प्रश्न नंबर 6। तो देखिए, बिहारी की जो है मगही जो है बिहार की भाषा की उपबोली है। बिहारी उपभाषा की बोली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली सुख मुखधारी। और सिली मुख में अलंकार क्या है। जो सिली मुख, ये जो है सिली मुख में अलंकार क्या है। आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें डेज आ जाता है, डेज डेज आ जाता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कहाँ। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या है। विस्मय विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो विस्मय जो है अद्भुत में होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। विस्मय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अद्भुत रस का होता है विस्मय। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? तो देखिए जो ये दोहा है जो कि किसका है, कबीरदास का है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये जो है कबीरदास जी का है दोहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, 16-16 हो जाएगा। चौपाई छंद में कितनी कितनी मात्रा होती है? 16-16 मात्राएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, अयम, औ, औ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? प्रश्न नंबर 11। तो देखिए यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्या अय, आय, अय एवं आओ हो जाता है। तो ये किस संधि का गुण है? दीर्घ संधि में तो सब बड़ा बड़ा बन जाता है, गुण संधि है नहीं, वृद्धि भी नहीं, तो अयाद संधि के ये लक्षण है। प्रश्न नंबर 11 में अयाद संधि के लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अयाद संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है? प्रश्न नंबर अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर भैया जो 12वां है, इस पहले इसको पढ़िए। देखिए कहता है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भाग में बांटकर या, रा, ला, वा संख्या दी गई है। इन चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों का उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो देखिए पहले दिया हुआ है, पहले पहला नंबर का वाक्य जो है, मजदूरों की बस्तियों में, आखिरी वाला 6 नंबर का दिया हुआ है, बिगड़ने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 12 का क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले क्या है कि मजदूरों की बस्ती में, फिर उसके बाद इन चारों में से कौन सा वो आना चाहिए, इन चारों में से कौन सा है कि एकदम सही रहे। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्ति के अपेक्षाकृत अनजान व्यक्ति के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा तो देखिए पहले आएगा रा वाला, फिर आएगा वाह वाला। तो देखिए मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की असुविधा असुविधा और कल्याणकारी क्रियाकलापों के न होने से वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। यानी कि पहले क्या है, पहले आया रा, फिर आया वाह, फिर आया ला, फिर आया ला, फिर आया या। तो देखिए रा वा ला या, तो जो कि ऑप्शन ए में है। या रा वा ला कहाँ पे है? रा वा ला या, ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो देखिए खेत का तत्सम तद्भव का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब उसी शब्द का संस्कृत में अर्थ, और तद्भव का होता है उसी शब्द का हिंदी में अर्थ। तो देखिए खलिहान हिंदी में ही कहा जाता है, क्षेत्र ऐसे लिखा नहीं जाता, है गलत तरीके से लिखा है। तो जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्षेत्र, यही जो सही है। खेत का तत्सम शब्द हो क्षेत्र हो जाएगा खेत का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जहां पर उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? देख सुदामा दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि, रोए में कौन सा अलंकार है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, इनमें कौन सा अलंकार सॉरी रस है? इसमें कौन सा रस है ये बताना है आपको। तो देखिए रोया किसमें रोएगा? तो करुण है, दुख होगा तभी तो रोएगा, तो करुण हो गया। और वियोग श्रृंगार जब कोई बिछड़ जाता है तब इसमें देख कर रो रहे हैं, यानी कि करुण रस। रौद्र तो क्रोध का हो जाता है, शांत में शांत रस, शांति यहाँ पर है नहीं, रोया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? अजन्म, अजन्म में, अजन्म में कौन सा वो है भैया? अजन्म शब्द में समास क्या है?
अजन्म शब्द में समास भैया बताइए। 16 नंबर प्रश्न कहता है, तो देखिए अजन्म, निजर, शाश्वत, इसमें सब में होता है अवयवी भाव समास। कौन? अवयवी भाव। अजन्म अजन्म में जिसमें आजीवन, ये सब में होता है अवयवी भाव समास। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। यानी कि संधि विच्छेद कीजिए। कौन सा उसमें उपसर्ग लगा हुआ है जो उसके आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे रहा है? 17 नंबर प्रश्न। तो देखिए तत् प्लस लीन, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन जो है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 आप सभी के सामने है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है, यानी कि संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका किसके द्वारा संपादित की जाती थी? तो हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित की जाती थी। इनके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए प्रश्न नंबर 19 जो है आप सभी के सामने है। इसका अर्थ क्या है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, पास में वस्तु और रहते हुए चारों ओर खोजना। बगल में बगल में छोरा गांव भर ढिंढोरा, वही वाला हाल है यहाँ पर। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने है कि निम्न पंक्ति में अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। 20 नंबर प्रश्न का क्या है? तो विशेषोक्ति, यानी इसमें कुछ विशेष उक्ति कही जा रही। पानी में रहकर कोई प्यासा रह सकता है? ये तो एक विशेष प्रकार की बात है। 20 नंबर प्रश्न में जो देखिए पानी बिच मीन प्यासी, पानी में रहकर कोई प्यासा रह सकता है, इसमें विशेष उक्ति का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विशेषोक्ति अलंकार है इस पंक्ति में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 आप सभी के सामने है कि वाक्य के शुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में भैया क्या है? महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। उद्घाटन करेगा। तो देखिए एक ही तरफ से पढ़ना ए बी सी करके। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? करेगा। तो ऑप्शन सी जो है त्रुटि है, यहाँ पर करेगा नहीं करेंगे होना चाहिए, उद्घाटन करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो 22 नंबर प्रश्न में क्या है? लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए आ हो नहीं सकता है, इसमें एरा आ रहा लास्ट में, रा भी नहीं हो सकता है, तो एक अर्थ है इरा हो ही नहीं सकता, एरा। तो एरा लुटेरा में एरा, लुट प्लस एरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने है कि रित्यानुसार, रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए भाई, रीति प्लस अनुसार, रित्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार। तो देखिए इस प्रश्न में सही संधि विच्छेद कहाँ पर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है रीति प्लस अनुसार, यानी कि रीति के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 आप सभी के सामने है। 24 आप सभी के सामने 24 में क्या पूछता है? निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची क्या है? निम्नलिखित शब्दों में हनुमान शब्द का पर्यायवाची का है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर। इसमें तो सभी बजरंग बली के नाम दिए हैं, लेकिन उनका पर्यायवाची शब्द क्या है?
राम भक्त जो है उनका पर्यायवाची शब्द है। राम भक्त जो है उनका पर्याय, वो पवन सुत यानी पवन के बेटा हैं, बजरंग बली कहे जाते, लेकिन उनका अर्थ नहीं हनुमान कपीश्वर यानी कि बंदरों में श्रेष्ठ कपीश्वर हो जाता है। राम भक्त का मतलब सीधा हनुमान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा वाक्य सही नहीं है? बैल और बकरी घास चरती हैं, ये तो एकदम सही है। बैल और बकरी घास चरते हैं, अभी देखते पहले आगे, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, चरते हैं, बकरी बाद में आया तो चरती लगना चाहिए था, देख लेते हैं। बैल और बकरी घास चरता है, डी, बैल और बकरी घास चरती हैं, चरती हैं, बैल और बकरी घास चरती हैं। 25 नंबर प्रश्न जो है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब, गलत जवाब, बैल बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरता है, चरते हैं, ये गलत है। यही जो है वाक्य सही नहीं है। सही, सॉरी रुकिए, यहाँ पर सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चरती हैं, ये एक के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर सही पूछ रहा है। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम सही, बैल और बकरी घास चरते हैं। बहुवचन का प्रयोग, यानी कि बैल और बकरी दो बहुवचन है, यहाँ पर क्रिया चरते में बहुवचन होना चाहिए। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते, यही जो है शुद्ध वाक्य है, बाकी सब गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा। काटना को संस्कृत में क्या कहा जाता है? 26 नंबर प्रश्न में आप सभी को यही बताना है। तो देखिए, कटन, कटित, कर्तन, कठित। तो देखिए यहाँ पर काटना का सही जो तत्सम होता है वो क्या है? तो हो जाएगा वो कर्तन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 भैया आप सभी के सामने है कि देखिए, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 6 ये दिए हैं, इनको एक व्यवस्थित रूप में बनाइए और एक मतलब क्रम जो है सही भी हो जाए और इनका अर्थ भी ना बदले। तो जैसे कि पहले भारतीय, फिर उसके बाद कौन आना चाहिए, इनका सार्थक क्रम क्या है, ये इसमें पूछ रहा है। 27 नंबर प्रश्न से आप सभी के सामने पूछा। तो देखिए, भारतीय, बिना हिंसक विरोध, शुरू से ही, सहते, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो देखिए, ये तो निश्चित हो गया कि ये छठा वाला लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाले से शुरू होगा, शुरू से ही आर्थिक, यहाँ पर फिर पांचवा लगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को भारतीय, शुरू से ही, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते भारतीय, बिना हिंसक विरोध के, सहते बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, पहले आएगा 3, पहले लिखो 3, यानी कि 3 हो गया, शुरू से ही, फिर लिखो 5, फिर लिखा 5, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, फिर लिखो 2, बिना हिंसक विरोध के, बिना हिंसा विरोध के भारतीय सहते, फिर लिखो 1, फिर लिखा 1, फिर लिखा 4, सहते चले आए हैं। यानी कि तीसरा से कौन स्टार्ट है? तीसरा से स्टार्ट है ऑप्शन डी। तो आपको पूरा नहीं बनाना है, वहां पर आपको देखना तीसरे से स्टार्ट किया था आपने, तो यहाँ तीसरा से कौन सा विकल्प स्टार्ट वही मार देना है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न, इस व्यवस्था का सार्थक क्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 कहता है कि अवधि शिला का डर,
अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, वो तिल तिल काट रही थी द्रव जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद क्या है? तो भाई 28 नंबर प्रश्न में छंद बताना है क्या है। दोहा, सोठा, बैरवे, गीतिका। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, वो तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो इसमें देखिए जो है दोहा है नहीं, इसमें क्या है, बैरवे है। क्या है? बैरवे। बैरवे छंद इसमें है। बैरवे छंद जो है सूरदास जी ज्यादा लिखते थे। सूरदास, रसखान जी बहुत लिखते थे। कवित्त और बैरवे सब लिखते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 आप सभी के सामने है। क्या कहता है? परुष शब्द का विलोम क्या है? परुष शब्द का सही विलोम क्या है? प्रश्न नंबर 29। तो देखिए, अपरोष, सरल, कठोर, कोमल। परुष का मतलब होता है कठोर। परुष का मतलब होता है कठोर। कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या है? प्रश्न नंबर 30 आप सभी के सामने है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 30 लिखा है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक उपयुक्त शब्द। अग्रज, ज्येष्ठ। इसमें के दो विकल्प गायब हो गए, कोई बात नहीं इसका, लेकिन आंसर जो है ऑप्शन ए में है। इसका ऑप्शन ए, इसके दो विकल्प गायब हो गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है जो कि इस विकल्प में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 31 आप सभी के सामने है कि चिरंजीवी। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, उक्को घटिये वृषण भानुजा वे हलधर के वीर। वृषण, भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है भाई साहब? 31 नंबर प्रश्न है। लिखा चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना संदेह स्नेह गंभीर, ओको घटिये वृषा भानुजा के हलधर के वीर। तो देखिए, वृष, भानुजा और हलधर में से होता है बलराम यानी कि कृष्ण जी के बड़े भाई में कौन सा अलंकार है? तो देखिए भाई, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन? श्लेष अलंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप सभी के सामने है? मेरे घर मेरे घर मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में इस वाक्य में घर से में कौन सा अलंकार है? यानी घर से जो ये दिया हुआ है, घर से, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा अलंकार है? 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न में भैया देखिए, अपादान। अपादान कोई चीज इससे अलग हो रहा, घर से आपका घर इनका घर अलग है यानी दूर, अपादान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 क्या है? प्रश्न नंबर 33 क्या है? प्रश्न नंबर 33 आप सभी के सामने है। वनस वाच्य वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो प्रश्न नंबर 33 आप सभी के सामने है कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो देखिए, 33 नंबर प्रश्न जो होगा अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष शब्द समास का समस्त पद है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 क्या है? प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? आपको इसमें बताना है कौन सा पुल्लिंग है। तो देखिए, अच्छा, अच्छी लगाकर आप बता सकते हो। जिसमें अच्छी आती है वो होता है स्त्रीलिंग, और जिसमें अच्छा आता है वो होता है पुल्लिंग। आय का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह बहुत कम मिल रही है यानी कि अच्छी है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। नहर, नहर बहुत अच्छी है या फिर बड़ी, जिसमें कोई बड़ी की मात्रा आता है वो होता है स्त्रीलिंग। नहर बहुत अच्छी है, नहर बहुत अच्छा है, ये गलत हो जाएगा यानी कि ये स्त्रीलिंग है। लहर बहुत अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग। व्याय में से होता है खर्चा।
खर्चा बहुत अच्छा नहीं है, इतना खर्चा अच्छा नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है पुल्लिंग, बाकी सब जो है स्त्रीलिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 35 कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है? एक वचन क्या है भाई साहब? ये प्राण जो है बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है, ओठ भी हमेशा दो ही होते हैं, तेल हमेशा एक वचन होगा। जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेल जो है एक वचन है। ओठ हमेशा दो होते, प्राण कभी एक वचन हो नहीं सकता, दर्शन हमेशा बहुवचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36 कहता है, विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 36। विद्या प्लस अभ्यास, विद्य प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस भास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या प्लस अभ्यास इसका सही संधि विच्छेद होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 37 कहता है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में भैया द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें वो लगा हुआ है, द्वंद्व समास इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुब्रीहि इसमें हो नहीं सकता, द्विगु गिनती वाला होता है। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का देखते हैं, 38 नंबर, जो कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 38 नंबर पर। तो इसमें अन्वेषण, 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 तो इसमें कौन सा सही है? जो प्रथम में दिया, यानी कि ए ऑप्शन वाला सही है। अन्वेषण जो ये लिखा है ये एकदम सही लिखा हुआ, अन्वेषण ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।